ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक सिलॉजिज्म्स। अब सिलॉजिज्म, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे जब सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट, जिसका अगर आपको थोड़ा तरीका नहीं पता और सडनली अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और प्लस टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सिलॉजिज्म्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपको इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं नहीं पता, so most likely you will end up doing mistake in the questions also। मतलब आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अच्छा, तो इसलिए शुरू करेंगे इस टॉपिक के साथ, एंड दिस विल टेक 2 क्लासेस टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोगों ने सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस ट्राई किए थे जो भी स्लाइड में दिए थे। आई थिंक 50 पे के आसपास स्लाइड थे। क्या आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए थे? कोई दिक्कत वहां पे? कितने लोगों ने ट्राई किया था पहले तो ऑनेस्टली बताओ, है ना? How many of you attempted all the questions of sequential input output from the slide जो मैंने लेक्चर मतलब अपलोड किया था? अपूर्वा कह रहे किए हैं, सारे नहीं किए। बाकी लोग? साहिल भी कह रहा है सारे नहीं किए। ठीक है, तो मैं अभी उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिलॉजिज्म से शुरू करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग खुद रिमाइंड करवाना कि आपको वहां पे कहाँ दिक्कत हुई है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं सिलॉजिज्म्स के साथ। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ना आपको सबसे पहले क्वेश्चन एक बार दिखाना चाहूंगा। हो सकता है कि ये नाम जो है सिलॉजिज्म आपको नहीं पता चल रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने क्वेश्चन देख रखे होंगे। तो एक बार मैं आपको सीधे पहले क्वेश्चन पे ले आता हूँ। देखो क्या है, इन ईच क्वेश्चन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय कंक्लूजंस 1 एंड 2। मतलब आपको इसके क्वेश्चन में क्या मिलेगा? 2 स्टेटमेंट मिलेगा और 2 कंक्लूजन मिलेगा। 2 से ज्यादा भी कंक्लूजन हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सारे कंक्लूजन्स को पढ़ने हैं, read all the conclusions and then decide which of the following conclusions logically follows from the statement। सिंपल सा है, मतलब ऐसे देखो तो 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कुछ कंक्लूजन दिए होंगे और आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली हम डिराइव कर सकते हैं स्टेटमेंट से। जैसे अगर मैंने स्टेटमेंट दिया है कि क्लास में किसी ने भी हो जाता है कि साहिल ने नहीं किया होगा, शुभम ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो दीज आर वैलिड कंक्लूजंस व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। शिखर कह रहे सर थोड़ा रिकैप हो जाए। शिखर अभी जस्ट शुरू किया है, हार्डली 30 सेकेंड्स हुए हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रहा है यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, नाउ और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिखाना चाहूंगा। तो जैसे ये देखो, स्टेटमेंट क्या है? नो फाइल इज एन एलिफेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल एलिफेंट्स आर कैप्स। कंक्लूजन क्या है? सम कैप्स आर एलिफेंट्स एंड सम फाइल्स आर कैप्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन हमारे पास है, अपने को बस इतना बताना है कि वो ऊपर के 2 स्टेटमेंट्स में से नीचे के दोनों कंक्लूजन में से कौन से वैलिड है या कौन से हम कह सकते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा। ठीक है, और फिर वो ऑप्शन रहेंगे, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, या फिर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, या फिर बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, फिर नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। इस टाइप के ऑप्शन रहेंगे। साहिल कह रहा है एटीएससी में था, बिल्कुल एटीएससी में होगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको बस अभी पहले समझाना चाहता था कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओके, एंड नाउ लेट्स लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अरे हाँ, so syllogism is an important section on logical reasoning and hence its comprehension needs more than normal attention. It is a very interesting topic where the logical and the decision making skills are highly tested। Obviously बात है, कहीं ना कहीं देखोगे तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आप स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन्स जो सामने दिख रहे हैं वो आप कह रहे हो कि सही है या नहीं है। ठीक है, द टर्म syllogism means inference or conclusion drawn from the statements। The question of syllogism can be solved with the help of Venn diagrams। ठीक है, ये थोड़ा सा जो लेक्चरबाजी होता है वो चल रहा है। नाउ ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब यस बिल्कुल,
सिलोजिज्म क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द डायरेक्शन टू आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जब आपको स्लाइड दिखाया था तो स्लाइड में सबसे पहले ये चीज लिखी हुई थी कि you will have two statements followed by two conclusions and you have to check which of the conclusions can be logically deduced from the statement, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से दिए हुए रहेंगे। फिर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फिर इन each question we could find two statements, that is statements and conclusion। हर क्वेश्चन में हम दो स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिलेगा। ऑलवेज कंसिडर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है ना, आप लोग बहुत शकी होते हो तो आपको वहां पे अगर स्टेटमेंट दिखेगा कि नो कैप इज एलिफेंट, तो आप बोलोगे ये तो सही बात है कोई कैप एलिफेंट नहीं होता। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यू हैव टू अज्यूम दैट जो बोला है वो पत्थर की लकीर है ना, उसे मिटाई नहीं जा सकती। तो अगर वहां पे बोल दिया कि साहिल इज इंटेलिजेंट, हमको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहां पे बोल दिया कि अर्नव पेज अटेंशन प्रॉपरली, तो हमको मान के चलना पड़ेगा, चाहे वो बात सत्य हो या ना हो, इससे लेना देना नहीं है। क्लियर? ठीक है। एंड अगर वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि रिया कम्स टू द क्लास ऑलवेज ऑन टाइम, मानना पड़ेगा, फिर तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है सो चेक वेदर द कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट एंड आंसर एज पर द डायरेक्शन। फिर हमको बस देखना होता है कि कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ये ठीक है। चलो, तो कोई भी सवाल आपको जो मिलेगा, ओके, कोई भी सवाल जो आपको मिलेगा वो इन चार स्टेटमेंट्स में से ही कोई मिलेगा। तो एक स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी। ए और बी क्या है, कुछ भी हो सकता है। मैं समझाना चाहता हूं, ऑल ए इज बी वाला एक फॉर्म आएगा, सम ए इज बी वाला फॉर्म आएगा, सम ए आर नॉट बी वाला फॉर्म आएगा, एंड नो ए इज बी वाला फॉर्म आएगा। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे इन चार ही स्टेटमेंट्स में से बनाए जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था नो कैप इज एलिफेंट, नो कैप इज एलिफेंट कौन से फॉर्म में आ जाएगा, नो ए इज बी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं अभी स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा लंबा चौड़ा, और आज की शायद क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ना कर पाए, हो सकता है, पॉसिबल है। So applying the Venn diagram method will be very easy to solve any question। हम यहाँ पे अगर आप नेट पे सर्च करोगे, बुक्स वगैरह खोलोगे, तो there are two ways। आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है, RS अग्रवाल की बुक तो देखी हुई मुझे 4-5 साल हो गए, बट जब मैंने पढ़ाई की थी रीजनिंग वगैरह, तो वहां पे वो दो मेथड से सॉल्व करवाते थे, एक वेन डायग्राम से करवाते थे और एक स्टेटमेंट से कराते थे। ठीक है। आई ऑलवेज फाउंड द वेन डायग्राम वाला मेथड टू बी मोर इजियर एंड क्विकर, मतलब जल्दी हो जाता था वेन डायग्राम वाले अप्रोच से। बट यस, वेन डायग्राम क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि वेन डायग्राम मेथड को समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। एंड दूसरी चीज, सिलॉजिज्म जो है ये आपके एसएससी वगैरह में तो भर भर के आते हैं, मतलब इट्स लाइक आता ही आता है, 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो आउट ऑफ 35 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग जनरली 5 क्वेश्चन रहता है, तो इतना हाई वेटेज है आगे के भी एग्जाम्स वगैरह में। ओके। सो अभी हमने अपने को क्या करना है, वेन डायग्राम क्या होता है सबसे पहले। ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन डायग्राम इज यू कैन से एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। लिखा हूं क्या मैंने, उसकी स्लाइड डाली है, नहीं डाली है, चलो क्या है, कितना इसका ये सब की स्लाइड बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है। तो अब यहाँ पे जो वेन डायग्राम होता क्या है, पहले ये छोटी सी चीज समझ लो। तो वेन डायग्राम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। ओके, इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम की अगर हम बात करें, सो वी यूज जनरली, अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं, सो वी यूज सर्कल्स। क्या यूज करेंगे हम लोग, वी आर ओनली गोइंग टू यूज सर्कल्स। तो जैसे ऑल ए इज बी लिखा हुआ है, ऑल ए इज बी को आप अगर सर्कल से रिप्रेजेंट करना चाहोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ तो। आप स्क्रीन पे बनाओ, कोई एक बंदा स्क्रीन पे बनाए, सबको दिखे। अगर आपको बोला जाएगा कि ऑल ए इज बी स्टेटमेंट को आप 2 सर्कल से रिलेट करो, एक सर्कल ए के लिए, एक सर्कल बी के लिए, कैसे करोगे। वेरी गुड, अर्णव ने सही बनाया है।
हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब सबको सबके वो मतलब केमिस्ट्री में कहते हैं ना, एक्साइटेड स्टेट में आ गए हो सब कोई। रिया ये क्या था? रिया बदला ले रही है, अभी थोड़ी देर पहले बोला हो ना, देखो बदला ले रही है। अब ये सबसे पहले डिसेबल किया जाएगा सब कुछ। आप करके दिखाओ। अब करने के लिए आपको जूम के फाउंडर से बात करना पड़ेगा। ओके। तो जो फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे ए के लिए। सर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे ए के लिए, और एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे बी के लिए, ठीक है। और इसमें ये ए वाला हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, तो ऑल ए इज बी वहां पे वैलिड है। ऑल ए इज बी वहां पे वैलिड है, राइट। और कोई दूसरा भी डायग्राम बन रहा है क्या? माय क्वेश्चन इज, और कोई दूसरा डायग्राम बन रहा है क्या? चलो लेट्स सी। ये देखिए, ऑल ए इज बी के ना स्टूडेंट्स, दो पॉसिबल डायग्राम्स है। ध्यान से देखो, ऑल ए इज बी के दो पॉसिबल डायग्राम्स है। मैंने जो चार स्टेटमेंट अभी डिस्कस किए ना, चारों स्टेटमेंट के जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स हैं पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। चारों स्टेटमेंट के जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो, ये तो आई थिंक सारे लोग बना पा रहे थे। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम में ऑल ए इज बी हो रहा है? बताइए, टेल मी यस और नो स्टूडेंट्स। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि ये एक ही सर्कल ए के लिए भी हो सकता है एंड बी के लिए भी हो सकता है? रिया कह रही है स्टेटमेंट इज नॉट सफिशियंट। रिया थिंक, अगर आप कह रहे हो कि कोई भी चीज मतलब नॉर्मल, अभी तो फिलहाल आपको ऐसे देखना है, आपके एंड में आप एक एक्स्ट्रा कंक्लूजन लेकर आ रहे होगे। शायद इस डायग्राम को देखकर आप मन में सोच रहे होगे, सर आपने तो बोला है ऑल ए इज बी, लेकिन इस डायग्राम में तो ऑल बी इज ए भी हो रहा है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, क्या ये दोनों डायग्राम इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस और नो? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, और कुछ अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑल ए इज बी द स्टेटमेंट है, नीचे दो डायग्राम दिख रहे हैं, तो क्या दोनों डायग्राम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? किसको लग रहा है नो, प्लीज बताइए। सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। आप लोग जिनको भी सेकेंड डायग्राम को लेके डाउट आ रहा है, वो डाउट इसीलिए आ रहा है बिकॉज आपको लग रहा है यहाँ पे तो ए इज इक्वल टू बी हो रहा है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको सिर्फ अभी चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्टेटमेंट हो रहा है सेटिस्फाई, और अगर स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो वो डायग्राम एक्सेप्टेबल है। अर्णव पूछ रहे सर दोनों में कोई डिफरेंस है? अर्णव ये सर्कल के शेप में ना चश्मा होता है, शायद चश्मा नहीं लगाया हो तो, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। दोनों स्टेटमेंट को तो जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन अगर मैं पहले डायग्राम को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि ए का सर्कल छोटा है, बी का सर्कल बड़ा है। तो यहाँ पे बी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो ए के बराबर नहीं है या ए के अंदर नहीं आता है। बी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो ए के बाहर आता है। लेकिन दूसरे डायग्राम में क्या है, ए के सारी चीजें बी में है एंड बी के सारी चीजें ए में है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। बट अभी हम उन सब चीजों पे बात नहीं कर रहे, मैं आऊंगा उधर भी आऊंगा। अभी चारों स्टेटमेंट के पॉसिबल डायग्राम्स, तो मैंने देखा कि ऑल ए इज बी के दो पॉसिबल डायग्राम्स है। चलो आप लोग क्या करो, एक बार अपनी कॉपी में सम ए आर बी का वो बनाओ, सम ए आर बी, इसका डायग्राम बनाओ। सबको अपनी कॉपी में सम ए आर बी का, टेक योर टाइम, 1 मिनट 2 मिनट टाइम ले। मैं आपको बोलता हूँ चार पॉसिबल डायग्राम बनेंगे, पहले बता रहा हूँ चार पॉसिबल डायग्राम बनेंगे, बनाओ।
रिया कह रही है 2 बन गया। कंगना चारों बना चुके हो, कैसे? एक ही बना है? अरे 4 डायग्राम है इसके पॉसिबल, 4 पॉसिबल डायग्राम बनाओ। अपूर्वा कह रही है सर 2 ही बना है। चलो ना थोड़ा सा सोचो, आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक, मैं तो दिखाऊंगा ही। 1 मिनट का टाइम और लो, 1 मिनट और। 4:21 हो रहा है, 4:22 पे मैं दिखा दूंगा। चलो 4:22 हो चुका है, तो अदिति का भी 2 हुआ है, मिष्टी के भी 2 ही डायग्राम बने हैं। ठीक है, चलो ये देखो, ये देखिए सम ए आर इन बी। तो आई थिंक ये डायग्राम तो सबने बनाया होगा, और ये वाला डायग्राम सबने बनाया होगा। कौन सा डायग्राम बनाए हो आप लोग? पहला वाला तो आई थिंक सबने सबने बनाया होगा ना। इसमें से कौन किसने कौन सा डायग्राम बनाया है, मार्क करो तो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे मार्क करो किसने कौन सा डायग्राम बनाया है। ये अर्णव, ये अर्णव है, ठीक है। अर्णव तुमको मैं रिमूव कर दूंगा, ये जो काटाकुटी किया है ना, ये तुमने किया है। ओके, नाउ लिसन, नाउ आप, मैं बिना कुछ बोले, आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक, क्या चारों स्टेटमेंट, चारों डायग्राम्स उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? बताता हूं अपूर्वा। थर्ड मतलब इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? ऊपर वाले की या नीचे वाले की? नीचे वाले की, ओके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सिंपल सा चीज याद रखो, ये तो इसमें तो मुझे कुछ नहीं बताना है। इसमें आपको दिख रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी का कुछ हिस्सा मीट कर रहे हैं, राइट, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग होने का मतलब कि कॉमन है। सेकेंड डायग्राम में अगर देखोगे तो ए बड़ा सर्कल है, बी छोटा सर्कल है। तो वहां पे अपने को ये दिख रहा है स्टूडेंट्स की बी के अंदर, सॉरी, ए के अंदर बी आ रहा है। तो हमको ये दिख रहा है कि सम ए आर बी तो हो रहा है, सम ए आर बी तो हो रहा है। अब आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा होगा कि अरे बी का सारा चीज ए के अंदर है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी अपने को क्या देखना है, उस स्टेटमेंट के पॉसिबल डायग्राम देखना है। अब यहां देखो, यहां पे आपके मन में क्या आ रहा है, आपके मन में आ रहा है ऑल ए आर बी, राइट। लेकिन अगर ऑल ए आर बी है, ठीक है, अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो डेफिनेटली होगा ना। अपने को सिंपल देखो, कहने के लिए ए का सर्कल और बी का सर्कल में हल्का सा भी इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन कह रहा हूं, ओवरलैपिंग, ए और बी के सर्कल में हर हल्का सा भी ओवरलैपिंग अगर हो गया तो वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। सम ए आर बी, कुछ ए बी के अंदर है, कुछ ए बी के अंदर है, तो इसके लिए मुझे ए और बी का बस हल्का सा ओवरलैपिंग ही तो चाहिए।
तो पहले में भी ओवरलैपिंग हो रही है, दूसरे में भी ओवरलैपिंग हो रही है, तीसरे में भी ओवरलैपिंग हो रही है, चौथे में भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये चारों के चारों डायग्राम्स उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहे हैं। बोलिए स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ये चीज? तनिष्क, समझ में आ रहा है ये बात? शानवी, रश्मि, राहुल, अनुभव, अगम्या, गाइज अगर किसी को ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है तो आपको याद रखना चाहिए कि यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी, है ना? सो नॉट एवरी टॉपिक इज गोइंग टू बी इजी, यू विल डेफिनेटली हैव सम टॉपिक्स विच आर गोइंग टू मेक यू वर्क, जहां पे एक्चुअली में शायद आपको उस टॉपिक के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था और आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए यही तो करना होता है, आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़नी होती है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, और अगर आपने पहले पढ़ा भी हुआ है तो शायद उसको एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, एक शॉर्टकट सीखने पड़ते हैं। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। आई मीन क्लास में इट्स वेरी क्लियर दैट 4-5 स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली साइलेंट। अगर ऐसा है तो आप लोग एनटीएससी से ड्रॉप कर जाओ, बिकॉज इस तरीके से एनटीएससी डेफिनेटली नहीं क्लियर होगा ना। ज्यादा से ज्यादा स्टेज 1 कर लोगे, स्टेज 2 करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अदिति कह रही है सर फोर्थ तो इक्वल हो गया। अदिति फोर्थ इक्वल हो गया वो तो आपका एक एडिशनल वो है ना, कंक्लूजन है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि सर यहाँ तो ऑल ए आर बी हो गया, तो माय क्वेश्चन वुड बी इफ ऑल ए इज बी हो रहा है तो सम ए इज बी तो डेफिनेटली होगा ना, सम ए इज बी तो डेफिनेटली होगा। अभी हमको ना पूरा अपने दिमाग को खोल के रखना होगा, हमको हर पॉसिबल डायग्राम देखना है और हमको ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो माय पॉइंट इज क्या है, मेरा पॉइंट है कि आपको देखना है कि क्या सारे डायग्राम्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आंसर इज यस। क्या इसके अलावा कोई डायग्राम है? आंसर इज नो। यही 4 पॉसिबल डायग्राम है जो आप यूज कर सकते हो सम ए आर बी के लिए, सम ए आर बी के लिए। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। देखो तो बताओ कहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा, कौन सा डायग्राम नहीं समझ में आ रहा, मेरे को बताना। सम ए आर नॉट बी, ये इसके 3 पॉसिबल डायग्राम है। ये जो दिख रहा है दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर 2 एंड दिस इज डायग्राम नंबर 3। 2 नहीं समझ में आ रहा है, 3 नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक वन में किसी को दिक्कत नहीं हो रही, राइट? 1 में किसी को दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि आपको दिख रहा है कि अच्छा ये शेड दिख रहा है, क्या आपको शेडिंग दिख रही है? ये वाला हिस्सा है विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग सम ए आर नॉट बी। ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा। यहां देखो, यहां पे क्या हुआ, बी का पूरा पूरा सर्कल है वो ए के अंदर आ रहा है, बी का पूरा सर्कल ए के अंदर आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा बी से बाहर है। अगर मैं कह रहा हूं सम ए आर नॉट बी तो मेरे दिमाग में बस इतना आ रहा है, ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं आना चाहिए, ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं आना चाहिए, इतना ही ना बोलोगे, है ना? अब जैसे हम बोलेंगे सम गर्ल्स आर नॉट मैड, सम गर्ल्स आर नॉट मैड अगर मैं कह रहा हूं तो इसका यही ना मतलब है कि कुछ लड़कियां पागल नहीं होंगी, कुछ लड़कियां पागल नहीं होंगी, इतना ही तो मेरे को समझना है। तो यहां पे आपने को ये देखना है कि एटलीस्ट सम, मान लो क्लास में 10 है, 10 लड़कियां, 10 में से बस एक लड़की है जो पागल नहीं है, बाकी 9 पागल है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा ना, बस। तो सम ए आर नॉट बी में अपने को क्या देखना है, सम ए आर नॉट बी में अपने को देखना है एक, अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूं या फिर थोड़ा सा भी हिस्सा अगर बी के अंदर नहीं आया तो वो डायग्राम उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप सेकेंड डायग्राम की बात कर रहे हो, सेकेंड डायग्राम में आपको ये दिख रहा है जो मैंने थोड़े से लगाए ना रेड कलर वाले लाइंस, तो ये वाला जो हिस्सा है
ये बी के अंदर नहीं आ रहा है ना, बी के अंदर नहीं आ रहा, तो यहां पे हम कहेंगे कि सम ए आर नॉट बी। ओके, शेडिंग वाले पार्ट से समझना है गाइस। मतलब यहाँ पे क्या था, अगर मैं आपको एक बार वापस से इस डायग्राम पे ले चलूं, तो ये देखो, यहाँ पे ये जो शेडिंग वाला हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था सम ए आर बी। यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या कर रहा था, सम ए आर बी। यहाँ पे ये वाला हिस्सा कर रहा था सम ए आर बी, और यहाँ पे ये पूरा हिस्सा कर रहा था सम ए आर बी। तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन सा रीजन उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पूरा सर्कल ए और पूरा सर्कल बी में कौन सा रीजन उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम के लिए सम ए आर नॉट बी के लिए कौन होगा, सम ए आर नॉट बी के लिए ये होगा। और अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, थोड़ी देर में पूछता हूं, पहले इसको एक बार थर्ड डायग्राम भी देख लेता हूं। यहाँ पे देखिए, क्या आप लोग इस चीज से एग्री करते हो कि यहाँ पे ए का कुछ हिस्सा तो है जो बी के अंदर नहीं आ रहा? बोलो, एग्री करते हो इस चीज से? ए का कुछ हिस्सा, यस अखिलेश, इसका ये मतलब है ए का कुछ हिस्सा तो बी के अंदर नहीं आ रहा ना, तो वहां पे वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, राइट? अब शिखर कह रहा है सर लेकिन पर बी तो पूरा का पूरा ए के अंदर आ रहा है, उसे क्या लेना देना? क्या स्टेटमेंट ने शिखर ऐसा बोला है कि बी का पूरा ए के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बोला है शिखर? नहीं बोला है, राइट? नहीं बोला है, तो वी विल हैव टू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, वी विल हैव टू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। ओके, अच्छा, अब आ जाइए थर्ड डायग्राम में। क्या मुझे थर्ड डायग्राम अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है अगर आपको सेकंड डायग्राम समझ में आ गया तो? थर्ड डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? थर्ड डायग्राम में दिख रहा है, अरे यहां तो ए का कुछ भी हिस्सा सर बी में नहीं आ रहा, तो आप तो ये बोलोगे सर यहाँ तो नो ए इज बी हो रहा है। मैं बोलूंगा सही बोल रहे हो, नो ए इज बी तो हो रहा है, बट हमारा जो पॉइंट है, क्या वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है? क्या ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर पागल हो गए हो, यहाँ तो पूरा का पूरा ए ही बी के अंदर नहीं आ रहा, बी से बाहर है। तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल गई, यू कैन से दैट ओके, हमको हमको 1% चाहिए था, अगर ए का 1% भी बी के अंदर ना हो तो काम चलेगा, मतलब वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे ए 100% बी के अंदर नहीं आ रहा था, बी के साथ थोड़ा भी ओवरलैपिंग नहीं था, बी के साथ थोड़ा भी ओवरलैपिंग नहीं था, है ना? तो हम तो यहाँ पे मैक्सिमम, देखो माई पॉइंट इज, आपको मिनिमम भी सोचना है, आपको मैक्सिमम भी सोचना है, ठीक है? आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। तो सम ए आर नॉट बी में अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ओवरलैपिंग कौन सी होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग कौन सी होगी, वो आपको सोचना है, ठीक है? तो मेरे को एक बार बताओ, क्या थर्ड डायग्राम क्लियर है? अब जिनके दिमाग में आ रहा है नो ए इज बी हो रहा है सर, वहां पे मैं कह रहा हूं दैट इज करेक्ट, बट दैट इज एडिशनल कंक्लूजन, दैट इज एन एडिशनल कंक्लूजन। राइट नाउ व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज, क्या नीचे वाला थर्ड डायग्राम वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या आपको ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के अंदर नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा मतलब वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है? अच्छा चलो, अब आप लोग चौथा डायग्राम, चौथा स्टेटमेंट कौन सा था? चौथा स्टेटमेंट कौन सा था? नो ए इज बी, राइट? नो ए इज बी। बनाओ तो, डायग्राम बनाओ जरा। वेरी गुड शिखर। नो ए इज बी बनाइए। सबसे मुश्किल है, उसके तो कितने केसेस है मैं बता ही नहीं सकता। अभी पता चलेगा आदित्य। क्या तनिष्क सारे तीन तीन के सारे केसेस कह रहे हो या एक कह रहे हो?
चलो देखते हैं, पर्दाफाश करते हैं। ओ ये तो बहुत सिंपल हो गया। नो ए इज बी का सिर्फ एक ही केस है, दोनों सर्कल में थोड़ा भी कोई कनेक्शन नहीं डाला, है ना। नो ए इज बी मतलब ए का थोड़ा सा भी हिस्सा बी के अंदर नहीं आना चाहिए, इसका यही ना मतलब हुआ, ए का थोड़ा सा भी हिस्सा बी के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तो शॉक हो गए होंगे कि अरे इधर तो एक, जो आपने सोचा वही सही हो गया, ये कैसे हो गया। तो फाइनली नो, ऑल ए इज बी के दो पॉसिबल डायग्राम्स, सम ए इज बी के चार पॉसिबल डायग्राम्स, सम ए आर नॉट बी के तीन पॉसिबल डायग्राम्स, एंड नो ए इज बी के दो पॉसिबल डायग्राम्स। शिखर ने अब हैंड रेस किया है, शिखर पूछेगा सर क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से कौन सा रखना है, ये सवाल है क्या तुम्हारा? नहीं सर ये नहीं है। अच्छा फिर? सर ये तीसरे वाले में सम ए आर नॉट इन बी वाले में जो सेकंड डायग्राम है सर, हाँ उसमें सर बी को शेड कर देंगे सर तो वो नहीं हो जाएगा। नहीं, बिकॉज सम ए आर नॉट बी में हम कमेंट किस पे कर रहे हैं, हम बी ए पे, हमारे अगर जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात होती है ना, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन है, ए है, हमारा यस सब्जेक्ट ए है, तो हमको ए का हिस्से के बारे में देखना, हमको बी को नहीं देखना है, ठीक है। ठीक है सर। कोई कह रहा है बहुत आसान है, कौन है ये? साहिल, बहुत आसान है ना, देता हूं तुम्हें क्वेश्चन थोड़ी देर में, रुको रुको। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पॉसिबल डायग्राम देख लिया, अब आपके मन में वो सब आ रहे थे ना, सर यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो जो आपके मन में आ रहे थे वो उस डायग्राम को देखकर पॉसिबल कंक्लूजन्स थे, है ना, पॉसिबल कंक्लूजन्स थे। तो चलो अब हम, जैसे ऑल ए इज बी है, ऑल ए इज बी के कितने डायग्राम्स हैं? दो डायग्राम्स है, राइट। ऑल ए इज बी के दो डायग्राम्स है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को हर एक स्टेटमेंट अगर हमें दिख रहा है तो उस स्टेटमेंट पे कौन कौन से कंक्लूजन्स आते हैं वो उस पे बात करेंगे, एंड उसमें भी कुछ ऐसे कंक्लूजन्स होते हैं जो फॉल्स होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ऑल ए इज बी, अब नोटिस करो मैंने यहाँ पे एक ही डायग्राम बनाया, क्यों? इसका एक छोटा सा रीजन है। आप लोगों के मन में सवाल आया है क्या कि सर अगर इतने सारे पॉसिबल डायग्राम है तो हम एग्जाम में कितने डायग्राम बनाएंगे? अगर मान लो कह दिया कि ऑल अर्नब्स आर मैड, है ना, एंड ऑल साहिल्स आर इंटेलिजेंट, ऑल अर्नब्स आर मैड एंड सम साहिल्स आर इंटेलिजेंट, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो इसके दो पॉसिबल डायग्राम है और इसके चार पॉसिबल डायग्राम है, तो हम कितने डायग्राम बनाएंगे? मन में आ रहा है ये चीज? अर्णव गोस्वामी भी आ जाएगा बोले। तो अब पॉइंट इज कि ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू मेक ऑल द पॉसिबल डायग्राम, अपने को भाई इतना टाइम थोड़ी ना है, अपने को तो डायग्राम एक ही बनाना है जो सारा काम करेगा। तो व्हाट वी एक्चुअली डू इज वी जनरली फॉलो minimum overlapping, remember this word, while making the diagram you follow minimum overlapping, okay? So if I say minimum overlapping, all A is B में minimum overlapping अपने को कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है ना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं MO, ठीक है। क्लियर? तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग। अच्छा यहां पे मिनिमम ओवरलैपिंग कहां हो रहा है? तो यहां पे मिनिमम ओवरलैपिंग हो रहा है यहां पे, दिस इन्वॉल्व्स मिनिमम ओवरलैपिंग, ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स मिनिमम ओवरलैपिंग। यहां पे मिनिमम ओवरलैपिंग कहां हो रहा है? यहां पे मिनिमम ओवरलैपिंग हो रहा है यहां पे, राइट। बट अलोंग विद दैट इन बिटवीन द क्वेश्चंस, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, ओके। और चौथे वाले तो मुझे कहना ही नहीं, एक ही पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। तो दैट इज वाई अभी अपन जो बात करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम ओवरलैपिंग, ओके, वी विल टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम ओवरलैपिंग। सुनो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि आप बाकी डायग्राम्स को इग्नोर करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी रखे हैं मैंने जहां पे हमको सारे डायग्राम्स के बारे में सोचना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू बिल्ड द कॉन्सेप्ट। वो क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए है।
तो चलो ये देखो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, 15 मिनट्स बचे हुए हैं। आफ्टर द क्लास यू विल गेट दिस, तो नोट करना खुद से। अभी यहाँ देखो, अगर ऑल ए इज बी है तो उसका ये डायग्राम बनाएंगे मिनिमम ओवरलैपिंग वाला, और इस मिनिमम ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या क्या आ रहा है। तो अगर ऑल ए इज बी बोला है तो वो एक कंक्लूजन के तौर पे भी लिया जा सकता है ना। अगर किसी ने बोल दिया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ऑल अर्नब्स आर अर्नब गोस्वामी, तो अगर ऑल अर्नब्स आर अर्नब गोस्वामी बोल दिया, तो जिसने भी ये स्टेटमेंट बोला, अब उसके स्टेटमेंट से अगर हम कंक्लूजन लेना चाहते हैं तो ये भी तो एक कंक्लूजन होगा कि हाँ ठीक है, ऑल अर्नब्स आर अर्नब गोस्वामी, दैट इज वन कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, सम ए इज बी। क्या आप बताओ, क्या इसमें सम ए इज बी हो रहा है, यस और नो? सम ए इज बी हो रहा है, यहां पे हो रहा है, राइट? अगर मैं एक बार रिप्लाई करना, हो रहा है, ओके, ठीक है। तो सम ए इज बी भी हो रहा है, और सम बी इज ए भी हो रहा है, ठीक है। सम मतलब ऐसे दिमाग में सोचो थोड़ा, क्या अगर कोई कह रहा है कि ऑल ए इज बी, पूरा ए बी के अंदर है, तो क्या थोड़ा ए बी के अंदर होगा? यस। क्या थोड़ा बी ए के अंदर होगा? दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो व्हाट आर द पॉसिबल कंक्लूजन्स? दीज थ्री आर द पॉसिबल कंक्लूजन्स, एंड दिस विल बी ऑलवेज वैलिड, दिस विल बी ऑलवेज वैलिड, ठीक है। वाई एम आई सेइंग ऑलवेज वैलिड? बिकॉज अमृत कह रहा है कि सर यहां पे तो सम बी आर नॉट ए भी हो रहा है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विद दिस? सम ए आर नॉट बी यहां पे हो रहा है, राइट? लेकिन आपको पता है ना कि एक और डायग्राम होता है, आपको पता है ना एक और डायग्राम होता है। क्या वो कंक्लूजन अमृत यहां पे एक्सेप्टेबल होगा? बताओ खुद, क्या वो जो आपने कंक्लूजन बोला, क्या वो कंक्लूजन यहां पे वैलिड होगा? दूसरे डायग्राम में नहीं होगा ना। क्या लर्निंग है आपके लिए यहां पे, कि हम वही कंक्लूजन्स को मानेंगे जो उस स्टेटमेंट के सारे पॉसिबल डायग्राम्स पे काम करेगा। लॉजिक से है ना, सिंपल सी लॉजिक है। हम वही कंक्लूजन मानेंगे जो एक स्टेटमेंट के सारे पॉसिबल डायग्राम्स पे वैलिड होगा। तो इसीलिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इस डायग्राम पे काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये तीन कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन को इस डायग्राम के लिए देखोगे ना, इस डायग्राम पे भी वैलिड है, यस और नो? यहां पे मैंने ए इज इक्वल टू बी कर दिया, तो यहां पे क्या ऑल ए इज बी नहीं हो रहा है? क्या ऑल ए इज बी नहीं हो रहा है? क्या पूर्वा बताओ, हो रहा है, राइट? क्या यहाँ पे सम ए इज बी नहीं हो रहा है? सम ए इज बी भी हो रहा है। क्या सम बी इज ए हो रहा है यहाँ पे? वो भी हो रहा है। सो माई पॉइंट इज कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने दिमाग में कितने पॉसिबल कंक्लूजन आने चाहिए? ये तीन कंक्लूजन आने चाहिए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, सम ए इज बी। आप बताओ, आप मुझे चैट में लिख के बताओ, सम ए इज बी अगर है तो क्या क्या कंक्लूजन बना सकते हैं? सम ए इज बी मेरे को आप बताने की जरूरत है, अपनी कॉपी में लिखो, फिर आपको पता चलेगा कौन कौन से गलत हुआ। कॉपी में लिखो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 4:44 हो रहा है, 4:45 पे अपन देखेंगे। रिया वही कंक्लूजन बोलोगी जो सारे डायग्राम्स पे वैलिड होगा, ठीक है?
वेरी गुड शुभम, बढ़िया। बना लिया सबने डायग्राम? ठीक है, चलिए। तो ये देखो, सिर्फ यही पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल कंक्लूजन है। अब आप में से कुछ लोग लिख रहे हो, आप में से कुछ लोग लिख रहे हो ऑल ए इज बी। अब आपका ऑल ए इज बी इज अ वैलिड कंक्लूजन ओनली व्हेन it is true for all the possible diagrams of the statement. So if the statement is sum a is b, if in this case the statement is sum a is b, and we know that this statement has four possible diagrams, let's go back to the diagrams. बताओ, क्या जिन जिन लोगों का ऑल ए इज बी आया था, क्या ये चारों डायग्राम पे काम कर रहा है? क्या चारों डायग्राम पे काम कर रहे हैं? बताओ। अपूर्वा काम कर रहा है क्या? रिया काम कर रहा है? शिखर नहीं कर रहा है, राइट? तो आप ही बताइए, क्या फिर अगर आप मेरे को कंक्लूजन स्टेटमेंट देते हो कि सर सम सम गर्ल्स आर बैड, अगर आप स्टेटमेंट देते हो सम गर्ल्स आर बैड, तो जनरली मैं बॉयज की खूब उड़ाता हूँ, आज गर्ल्स टारगेट पे। तो अगर कह रहे हो कि सम गर्ल्स आर बैड, तो क्या वो कंक्लूजन ले सकते हैं ऑल गर्ल्स आर बैड? अब तो ना ही बोलेंगे, सारे गर्ल्स तो ना ही बोलेंगे। अपूर्वा पूछे सर व्हाट डिड यू हैव इन लंच टुडे? यार मेड ने बहुत गंदा खाना बनाया था। वही भड़ास निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक जिन जिन जिनके मन में ऑल ए बी आ रहा है, तो सारे गर्ल्स थे, अब वो उनको पता चल गया होगा कि उनका वो कंफ्यूजन गलत है। चलो, सो क्या आई थिंक यू एग्री विद दिस? अच्छा, कुछ लोग थे, कुछ लोगों का ये कंक्लूजन आ रहा है सम ए आर नॉट बी। अभी बताएंगे नहीं वो लोग। मुझे पता है अभी नहीं बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर सम ए इज बी है, इफ if some girls are mad, it means some girls are not mad, बोलोगे ना? बट क्या वो चीज हम सारे डायग्राम पे कह सकते हैं? सारे डायग्राम पे नहीं कह सकते। क्या है ना, ये जो सर्कल है, ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स को खा जाता है। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है, सम ए आर नॉट बी जब कहते हो तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया ना, तो ये सर्कल जो है वो सारा नेगेटिव स्टेटमेंट को खा जाएगा। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। तीसरा, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। दो स्टेटमेंट दिया हूं, है ना? अब यहीं से सीखोगे आप। दो स्टेटमेंट दिया हूं, डायग्राम बनाओ, और उसके ऊपर क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है लिखो। मैंने ऐसे 10 या 12 कॉन्सेप्ट, शायद 12 कॉन्सेप्ट डाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन डाला है। तो 12 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन धड़ 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 उड़ेगा। हम्म, एक एक लिख रहा है चैट में, सर इतना मत हंसाओ, घर वाले डाउट करेंगे कि पढ़ाई हो रहा है। हाँ अंकित हो रहा है। और एक और ने बोला, हाँ सर यहाँ मेरी मम्मी भी बोल रही है।
ओके, क्या मैं डायग्राम दिखाऊं फिर स्टूडेंट्स? क्या मैं डायग्राम दिखाऊं? ठीक है, शिखर डायग्राम देखो, ये देखिए, नोटिस कीजिएगा डायग्राम में मिनिमम ओवरलैपिंग बनाया गया है, डायग्राम में मिनिमम ओवरलैपिंग बनाया गया है, राइट? मिनिमम ओवरलैपिंग बनाने से क्या होता है, कंक्लूजन्स बहुत सही तरीके से निकल कर आएंगे। सो नाउ द पॉसिबल कंक्लूजन्स आर, ए और बी के बीच में क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो ए और बी के बीच में। तो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड स्टेटमेंट आपको क्या लिखवाया था, सेकेंड स्टेटमेंट लिखवाया था सम ए इज बी। तो अगर सम ए इज बी लिखवाया था तो अपन ने वहां पे कंक्लूजन्स क्या देखे थे, अपन ने वहां पे कंक्लूजन्स क्या देखे थे, सम ए इज बी सम बी इज ए। तो यहां पे भी वैलिड है, देखो सम ए इज बी सम बी इज ए दिख रहा है। और सिमिलरली अगर स्टेटमेंट बोला गया है सम बी इज सी, अगर बोला गया है सम बी इज सी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सम बी इज सी भी होगा एंड सम सी इज बी भी होगा, है ना? तो ये हो गया ए और बी के बीच में, ये हो गया बी और सी के बीच में। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने लेकिन ए और सी के बीच में भी कुछ हो सकता है, आ रहा होगा ना, क्योंकि सर आपने दो स्टेटमेंट दिया है ए बी और बी और सी के उसमें। बट ठीक से देखो, अगर आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है तो उसको तो ये डायग्राम ही खा गया। अगर आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन आ रहा है, आप अगर कह रहे हो कि सर सम ए आर सी हो सकता है, मैं बोलूंगा हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अपन को वही कंक्लूजन लिखना है जो हमेशा होगा। ठीक है, वही कंक्लूजन को काउंट करना है जो हर पॉसिबल डायग्राम में सही बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिव्यांशु पूछ रहा है कि सर इधर ये भी हो सकता है क्या कि ऑल ए इज नॉट बी। अगर आप मेरे से ऐसे पूछोगे दिव्यांशु कि सर ऐसा हो सकता है क्या, माई आंसर विल बी यस, हो सकता है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि क्या सर इस स्टेटमेंट के सारे पॉसिबल डायग्राम्स में होगा, तब मेरा आंसर होगा नहीं। ये सामने जो डायग्राम है उसी पे आपका ऑल ए इज नॉट, मतलब ये देखो आप। अच्छा ये बताइए जिनके मन में डाउट आ रहा है, अगर मैंने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल मेरा ए भी है बी भी है सी भी है, ये सर्कल मेरा ए भी है बी भी है और सी भी है, क्या ये सर्कल मेरा, ये डायग्राम मेरा स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, यस और नो? रिया कह रही है नो। ठीक से देखो, जब मैं कह रहा हूं कि सम ए इज बी, मतलब मैं कह रहा हूं कि ए का थोड़ा सा हिस्सा तो कम से कम बी में होना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं सम बी इज सी, तो मैं कह रहा हूं बी का थोड़ा सा हिस्सा तो कम से कम सी में होना चाहिए। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने तो वो केस ले लिया जहां पे तीनों सर्कल ही इक्वल है, तो आपको ज्यादा हिस्सा दिख रहा है। बट स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो देखो ना, आप एडिशनल कंक्लूजन पे फिर क्यों जा रहे हो? हमको तो पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अगर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है तो छोटी सी थोड़ी सी ओवरलैपिंग तो डेफिनेटली होगी ना, थोड़ी सी ओवरलैपिंग तो डेफिनेटली होगी। तो फाइनली स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे लर्निंग क्या है, आपके लिए यहाँ पे लर्निंग है देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में आप किसी भी तरीके का कंक्लूजन नहीं बोल सकते। आप पॉजिटिव कंक्लूजन भी नहीं बोल सकते, आप नेगेटिव कंक्लूजन भी नहीं बोल सकते। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो इट्स 4:54। अब आप सुनो आपको करना क्या है। ये तीन तो हमने डिस्कस किया है, अब यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12, राइट। तो 12 कॉन्सेप्ट रखे। आपको क्या करना है, फाइल डाउनलोड करोगे, ऊपर का खाली स्टेटमेंट देखोगे और अपने कॉपी में पहले कंक्लूजन खुद ट्राई करना। कंक्लूजन खुद ट्राई करने के बाद देखना कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको स्टेटमेंट देखना है, कॉन्सेप्ट 12 स्टेटमेंट लिखा सम ए इज बी नो ए इज सी। आपको खुद से वहां पे फिर डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में, खुद से कंक्लूजन लिखना और फिर इसको वेरीफाई करना। ठीक है, अर्णव पूछा है सर ब्लड रिलेशनशिप कब से स्टार्ट होगा। आई थिंक अर्णव ब्लड रिलेशनशिप किसी ने करवाया था,
शायद सुनील सर ने करवाया था, इसीलिए मैं नहीं करवाऊंगा वो, ठीक है। तो ये मैं काम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आपके कॉन्सेप्ट 4 से कॉन्सेप्ट 12 में जो भी डाउट होंगे, पहले मैं वो डाउट क्लियर करूंगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को शुरू किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को शुरू किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आप इतना भी घर पे मेहनत नहीं करोगे तो सिलॉजिज्म समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा दिमाग लगता है, बहुत अच्छा। ओके, चलो फिर एंडिंग द सेशन हियर, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकता हूँ बिकॉज थर्सडे से लेके सैटरडे तक मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मंडे टू वेडनेसडे में आई विल प्लान कि एनटीएससी की अपनी क्लास एक्स्ट्रा स्लॉट में हो जाए। मैं आप लोगों से मंडे को मोस्ट प्रोबेबली इस पे बात करूंगा, शायद 6 से 7 क्लास लगानी पड़े। ओके, यू मोस्ट वेलकम मिस्टी। चलो बाय एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर, क्लास है आपकी और मेरी भी।